नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज मैं चैप्टर 2 लेके आया हूं जिसका नाम है समायोजन। ये सीडीपी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें सीडीपी से बनते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, समायोजन क्या होता है, अर्थात एडजस्टमेंट। हम प्रकृति में अपने आप को जिस तरह से ढाल लेते हैं या अपने आप को परिवर्तन करते हैं, उसे ही हम समायोजन करते हैं। जैसे मौसम हुए, सर्दी हुए, गर्मी हुई और जैसे बरसात के मौसम, उसी प्रकार से हम उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं, वही समायोजन है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है, समायोजन क्या है? समायोजन वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति आवश्यकताओं और अपनी पूर्तियों को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के बीच शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संतुलन तथा समता का स्तर बनाए रखा है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद इसमें गेट्स की परिभाषा क्या है? गेट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा गेट्स ने लिखा है, गेट्स व अन्य लिखा है, समायोजन जीवन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने तथा पर्यावरण के बीच संतुलन संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। ठीक है ना। अब दोस्तों, हम अगला अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात बालक को जो भी कारक हैं, वो कौन कौन से कारक समायोजन करने, कौन से जो कारक हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 1, मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन। जो भी उसका मानसिक स्वास्थ्य है, उसका संतुलन बनाए रखना। असफलता, हीन भावना, आत्मग्लानि। अगला है अपमानजनक स्थितियाँ, अहंकार है, कुंठा है, चिंता है, आकांक्षा है, भगनाशा है। अगला है शारीरिक अक्षमता व कमी। नेक्स्ट है मानसिक तनाव और नेक्स्ट है मानसिक संघर्ष एवं द्वंद्व। ये बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाले कार्य, अर्थात बालक इनमें अपने आप को समायोजन करे। अर्थात जो व्यक्ति समायोजन नहीं कर पाता है, वो इस प्रकृति में नष्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं समायोजन के प्रकार। समायोजन के कौन से प्रकार हैं? ठीक है ना दोस्तों। तो समायोजन में हमारे जो प्रकार हैं, एक अच्छा व्यक्ति 3 प्रकार से समायोजित करता है। ठीक है ना। तो कौन से? नंबर 1, जैविक समायोजन। नंबर 2, सामाजिक पर्यावरण के साथ। नंबर 3, स्वयं के साथ समायोजन। ठीक है दोस्तों, ये 3। अब उसके बाद समायोजित व्यक्ति की विशेषण। जो भी व्यक्ति अपने आप को समायोजित कर लेता है, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें अगला है स्वयं एवं वातावरण के मध्य उचित संतुलन। ठीक है दोस्तों। अगला है स्पष्ट लक्ष्य, संवेगात्मक रूप से संतुलन। जो भी अपने संवेगों को अच्छी तरह से संतुलित कर लेता है। उसके बाद अगला है कठिनाइयों का साहसपूर्ण उचित मुकाबला करना। सामाजिकता की भावना, अच्छा, जिसमें बच्चों में सामाजिकता की भावना होती है और जो भी संवेग होते हैं, संवेग अपने जैसे डर हो गया, क्रोध हो गया, ये सारे संवेग हैं। तो इसमें हमें अपना संतुलन बनाए रखना है। ये नहीं कि हमें अपने आप को उन पे हावी होने देना, हमें उन्हें से समायोजित बनाए रखना है। अगला है कुछ समायोजन। कुछ समायोजन क्या होता है? कुछ समायोजन दोस्तों वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक संतुष्ट करने में असफल होता है। ठीक है ना। कुछ समायोजन अर्थात कुछ समायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मतलब जैविक रूप से और मनोवैज्ञानिक सामाजिक आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक संतुष्ट करने में असफल, जो व्यक्ति इसमें असफल होता है ना, उसे ही हम कुछ समायोजन कहते हैं। वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं और समाज की आशारूप आवश्यकताओं के मध्य संतुलन नहीं रख पाता है और उसका मनोसामंजस्य बिगड़ जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है कुछ समायोजित बालक या बालिकाएं। जो अपने आप को अपने वातावरण में समायोजन नहीं कर सकता, जिससे उसका अधिगम प्रभावित होता है और अच्छी उपलब्धि नहीं दर्शाता। ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। को समायोजित व्यक्ति के लक्षण, अर्थात जो को समायोजित जो व्यक्ति होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं? स्वयं को अपने वातावरण के अनुकूल ढालने में
असमर्थ। जो भी व्यक्ति है ना, अगर वो अपने आप को वातावरण में ढाल नहीं पाता है तो वह कुछ समायोजित होते हैं, अर्थात संवेगात्मक रूप से असंतुलित। जो भी संवेगों को अपने ऊपर हावी होने देता है, अर्थात असंतुलित रूप से। उद्देश्य स्पष्ट एवं अनिश्चितता। अगला है मन अनिश्चित, बुद्धि स्थिर, घृणा, दोष, बदलने की भावना विद्यमान होती है। छोटी कठिनाइयों पर भी मानसिक असंतुलन। अच्छा, जो भी कोई जैसे प्रॉब्लम आई तो वह उस पर अपना मानसिक असंतुलन खो देगा। मानसिक द्वंद्व, जो भी मानसिक द्वंद्व होता है उससे पीड़ित होना, ठीक है ना दोस्तों। जो भी मानसिक द्वंद्व उससे पीड़ित होना। अगला है कुंठाग्रस्त एवं तनाव, टेंशन लेना, कुंठा, अंदर से कुंठित हो जाना। अगला है हमारा टॉपिक को समायोजन के लक्षण। को समायोजन के कारण क्या है, इसमें दिया है शारीरिक व भौतिक आवश्यकताओं से उत्पन्न समस्याएं। जो भी शारीरिक अर्थात शारीरिक और भौतिक आवश्यकताओं को उत्पन्न करने वाली समस्या, जैसे भोजन है, आवास है। अगर किसी को भोजन नहीं मिल रहा है तो वो कुछ समायोजित हो जाए, आवास नहीं मिले तो भी होगा। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से उत्पन्न समस्याएं, जैसे आत्मसम्मान, सुरक्षा, सफलता, स्वतंत्रता, सुख सुविधाएं आदि। अगला टॉपिक है व्यक्ति के, अगला जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है व्यक्ति के सामाजिक और सांस्कृतिक जो पर्यावरण है उससे, ठीक है, तो उससे उत्पन्न जो भी समस्याएं हैं उससे ये सब हमारे जो भी है ना, ये सब हमारे कुछ समायोजन के कारण बने, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है के लिए या चैप्टर के लिए रक्षा तंत्र कवच या रक्षा युक्तियाँ या मनोरचना। रक्षा तंत्र कवच क्या होते हैं? जब तनावपूर्ण चिंता स्थिति का प्रत्यक्ष समाधान नहीं हो पाता है तो व्यक्ति विभिन्न अप्रत्यक्ष सुरक्षात्मक तरीके अपनाता है, जिन्हें रक्षा युक्ति या मनोरचना कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। जो भी तनावपूर्ण स्थिति है उसका वो अगर प्रत्यक्ष रूप से समाधान नहीं कर पाता है तो ऐसी जो सुरक्षात्मक जो तरीके होते हैं उन्हें हम रक्षा युक्ति या मनोरचना कहते हैं। जैसे ये मनोवैज्ञानिक जे एफ ब्राउन का कथन है, मनोरचनाएं, ठीक है दोस्तों। कथन क्या है जे एफ ब्राउन का, पढ़ते हैं। मनोरचना वह चेतन तथा अचेतन प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक संघर्ष कम होता है अथवा समाप्त हो जाता है, ठीक है ना। इसमें जो आंतरिक जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो कम होता है अथवा वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। कुछ प्रमुख रक्षा युक्तियाँ पढ़ते हैं, जैसे थोपना। अच्छा, प्रक्षेपण भी, इसमें जो व्यक्ति असफलता के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा है, ठीक है ना। तो असफलता के लिए यानी कि जो भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं एवं अन्य व्यक्तियों को दोषी ठहराकर अपने मानसिक तनाव को कम कर लेता है। अर्थात जो अगर किसी व्यक्ति पे कोई प्रॉब्लम आई और वो उसका जिम्मेदार दूसरे व्यक्ति को देना, तो वह अपनी मानसिक जो भी तनाव उसको कम कर लेता है और उस पर थोपता है, अर्थात ये प्रक्षेपण कर देता है, ठीक है ना दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है परीक्षा में असफल होने पर प्रश्न पत्र या परीक्षक को जिम्मेदार करना। अच्छा, वो परीक्षा में बैठा और असफल हो गया, किसी तरह से फेल हो गया या वो भी उसके साथ प्रॉब्लम हुई, तो वह इसके लिए जो भी एग्जामिनर होता है उसे जिम्मेदार ठहराता है। यदि बढ़ई द्वारा बनाई गई किवाड़ टेढ़ी हो जाती है तो वह कहता है लकड़ी के लिए, ऐसे बोलते हैं। तो ये ऐसे हम प्रक्षेपण अर्थात थोपना, अपने जो हमसे गलती हुई है तो उसका मतलब अपने मानसिक तनाव को हम कम करने के लिए दूसरे को वो करते हैं, अपना तनाव करने के लिए दूसरे को टेंशन में कर दें, तो इसे प्रक्षेपण कहते हैं। टेनिस में हारने पर नशेबाज खिलाड़ी कहें कि गेंद अच्छी नहीं थी, ठीक है ना दोस्तों। अगला जो हमारी रक्षा युक्ति है वो है दमन। व्यक्ति अपने कष्टपूर्ण अनुभवों, स्मृतियों, विचारों आदि का अचेतन रूप में दमन करता है, अपने दुखद अनुभवों का दमन कर लेता है, ठीक है दोस्तों। अगला है तीसरा है युक्तिकरण या औचित स्थापना। अपनी बात को उचित ठहराने के लिए झूठे कारणों तथा प्रतिक्रियाएं देता है, ठीक है दोस्तों। युक्तियाँ या युक्तिकरण या औचित स्थापना, ये जो है ना वो अपनी बात को उचित ठहराना, अपनी बात को उचित ठहराता है व्यक्ति, और जो भी झूठे कारण है उन्हीं की प्रक्रिया जैसे देर से आने वाला छात्र घड़ी को दोष देता है। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी
की चिंता दूसरे के लिए अपने घर की सूखी रोटी दूसरे के घर की मिठाई व हलवा से स्वादिष्ट बताता है। अंगूर प्राप्त ना होने पर लोमड़ी यह कहना कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है ना। अगला है क्षतिपूर्ति। इस युक्ति में व्यक्ति एक क्षेत्र में अपनी किसी कमी की क्षतिपूर्ति दूसरे क्षेत्र में करता है। पढ़ाई में कमज़ोर छात्र अच्छा खिलाड़ी न बन जाए। प्रेम में असफल व्यक्ति कवि, संगीतकार या शायर बन जाए, तो जैसे कुमार विश्वास। कम सुंदर लड़की अच्छा व्यवहार करे। तो ये सारी हमारे क्या क्षतिपूर्ति होती हैं। अगला है पलायन। पलायन क्या होता है? इसमें व्यक्ति कष्टपूर्ण स्थिति या समस्या का सामना करने के स्थान पर पलायन कर जाता है। क्या करता है? पलायन कर जाता है। व्यक्ति के मर जाने पर व्यक्ति सन्यासी बन जाए। जिसको व्यक्ति मर गया तो उसके जाने पर व्यक्ति सन्यासी बन जाए। अगला है प्रतिगमन या प्रत्यावर्तन। इस युक्ति में दोस्तों अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो आगे लाता रहूँगा। जो भी मुझे इसमें करेक्शन करने की जरूरत पड़ेगी वो मैं करता रहूँगा और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। इस युक्ति में व्यक्ति कम परिपक्व उत्तरों की सहायता लेता है। कम जो भी परिपक्व उत्तरों की सहायता लेता है या अपने अतीतकालीन सफल प्रयासों की ओर लौटता है या समस्या के जो भी समाधान है उसके लिए बाल्यावस्था की ओर लौटता है। ठीक है ना दोस्तों। अर्थात वह बाल्यावस्था जो भी इसमें बचपन की जो भी अवस्था है उसमें समस्या के लिए लौटता है। जैसे इसके कारण जो भी इसके एग्जाम्पल होते हैं उसमें क्रोध में जैसे तोड़फोड़ कर देना या बालक की तरह चीखना चिल्लाना। अपने आप को थोड़ा ऐसे प्रेजेंट करना जैसे उसने आपा सा खो दिया है। क्रोध में तोड़फोड़ करना या बालकों की तरह चीखना। ठीक है ना। अगला है पति से लड़ाई होने पर फूट फूट कर रोना। शादीशुदा लड़की सलवार कुर्ती या बेबी शैली में स्कर्ट ब्लाउज पहनना, ये सारे ही कारण हैं। अगला है आत्मीकरण या तादात्मीकरण। आध्यात्मिकरण, तादात्मीकरण, ये अगली रक्षा है। इसमें क्या है? व्यक्ति किसी बड़े नेता या अभिनेता या शिक्षक या अन्य की भूमिका निभा करता है या उसके व्यक्तित्व के अनुसार ढलने का प्रयास करता। अर्थात जो व्यक्ति है ना, जैसे उसने किसी को अपना अभिनेता जोड़ा तो उसमें वो उसका रोल मॉडल बन जाता है और वो उसमें उसकी तरह मतलब निर्वाह करना चाहिए, अपने अनुसार उसे ढालने का प्रयास करता है। ठीक है दोस्तों। अगला है मार्गान्तीकरण या विस्थापन। ठीक है। अपने संवेग, विचार, इच्छा आदि को स्थानांतरण कर देना मार्गान्तीकरण कहलाता है। जो भी अपने हमारे संवेग हैं, जो भी विचार हैं, इच्छा है आदि को स्थानांतरित कर देना मार्गान्तीकरण कहलाता है। उदाहरण पत्नी की गुस्सा कुत्ते पर व्यक्त करना। जो भी है ना वो पत्नी की गुस्सा कुत्ते पर व्यक्त करना। संतानहीन और द्वारा दूसरे के बच्चे के प्रति अधिक प्रेम दिखाना। अगला है देवास्वप्न। यथार्थ जगत की असफलताओं से परेशान होकर व्यक्ति कल्पना जगत में विचरण करता है। अर्थात जो भी यथार्थ जगत की जो असफलता है उनसे परेशान होकर व्यक्ति किसकी कल्पना जगत में विचरण करने लगता है। उदाहरण शेख चिल्ली के स्वप्न। निराश प्रेमी अपने काल्पनिक संसार में किसी सुंदरी को अपनी प्रेयसी मानता है, इसे देवास्वप्न बोलते हैं। ठीक है। तो अगला है दोस्तों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक प्रतिक्रिया निर्माण। प्रतिक्रिया निर्माण के इस मनोरचना से संबंधित दो कहावतें प्रचलित हैं। जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मुँह में राम बगल में चली। ये प्रतिक्रिया निर्माण है। अपने अहम को किसी कष्टकर या अप्रिय इच्छा से ठीक विपरीत इच्छा या प्रेरणा विकसित कर बचाना। अगला एग्जाम्पल है भ्रष्ट नेता या भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देते हैं। ये सारी प्रतिक्रिया जो भी निर्माण है उसमें आती है। अगला है पृथक्करण। इस विधि में व्यक्ति अपने इस जो भी विधि है इस विधि में व्यक्ति अपने तनाव को कम करने के लिए तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों से पृथक कर ले, अर्थात उससे अपने आप को सेपरेट कर ले। ठीक है ना। जो पृथक्करण अच्छा अलग होना। यदि मित्र मजाक उड़ाते हैं तो उनसे मिलना जुलना बंद कर देना पृथक्करण कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला बढ़ते हैं। जैसे
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये दोस्तों बहुत ही पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रूडोल्फ गोइकल ने किया था। किसने? रूडोल्फ गोइकल ने। द्वैतवाद का प्रतिपादन डेकार्ट या डेकार्ती ने किया था। अच्छा, द्वैतवाद का जो प्रतिपादन है ना, वो किसने? डेकार्टे या डेकार्ते ने किया था। इसे हम डेकार्टे भी बोलते हैं या डेकार्ते भी बोलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है ये जर्मनी के जीपनिंग, एक मिनट दोस्तों, जर्मनी के जीपनिंग नगर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना 1879 में विलियम वुंट ने की थी। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है। विलियम वुंट ने 1862 ईस्वी में बीट्रीज नामक पुस्तक में मनोविज्ञान की एक स्वतंत्र प्रयोगात्मक विज्ञान होने की घोषणा कर दी। अगले हमारे जो मनोविज्ञान है वो हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने क्या लिखा है? बालक का मन जन्म के समय मोम की तख्ती के समान होता है। ठीक है ना? तो बालक का जो मन है ना, वो जन्म के समय मोम की जो जैसे तख्ती है ना, उसके समान होता है। हॉब्स ने लिखा है प्रत्येक विचार इंद्रिय जनित अनुभव से प्राप्त होता है। अगला मनोवैज्ञानिक है बोरिंग। बोरिंग ने विलियम वुंट के बारे में लिखा है, वुंट से पहले मनोविज्ञान तो बहुत था परंतु कोई मनोविज्ञानी नहीं था। वुंट से पहले जो मनोवैज्ञानिक तो बहुत थे, वुंट से पहले, परंतु कोई मनोविज्ञानी नहीं था। एबिंगहॉस, ये मनोवैज्ञानिक इन्होंने लिखा था, एबिंगहॉस ने लिखा था, मनोविज्ञान का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इसका इतिहास बहुत कम दिन हुआ है। ठीक है। अगले हमारे जो मनोवैज्ञानिक वो है एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने स्मृति के क्षेत्र में अनेक प्रयोग किए तथा 1828 ईस्वी में सर्वप्रथम स्मृति की जांच के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया। सिगमंड फ्राइड ने मनोविज्ञान को अचेतन का विज्ञान कहा। किसे? जो सिगमंड फ्राइड मनोविज्ञान, इसने मनोविज्ञान को अचेतन का विज्ञान कराया। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहार में परिवर्तन करने या उसे सुधारने हेतु पुरस्कार का उपयोग व्यवहारवाद की देन। ठीक है दोस्तों, अगले जो हमारे विचारक हैं वो सिगमंड फ्राइड। फ्राइड का मानना है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए चेतन के साथ अचेतन पर भी अधिक ध्यान दिए, अतः बालक का जो चेतन है उसके साथ अचेतन पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। छात्र केंद्रित शिक्षा एवं बच्चों को अधिकतम स्वतंत्रता की अवधारणा सर्वप्रथम मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने दी। ठीक है। तो अगला है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय का प्रवर्तक जर्मनी में हुआ था। अगला नेक्स्ट पॉइंट है पूर्व से अंश की ओर समग्रवाद की देन है। पूर्व जो अंश में समग्रवाद या गेस्टाल्टवाद भी बोल देगा। अगला पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान वस्तुनिष्ठता है। संरचनावाद मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान मानता है। ठीक है। तो संरचनावाद जो मनोविज्ञान है इसे हम किसका? चेतना का विज्ञान मानते हैं। ठीक है ना। व्यवहारवाद को जेबी वॉटसन ने मन रहित या मनोविज्ञान कहा है। मन रहित मनोविज्ञान। अगले हैं हमारे मनोविज्ञान एक महत्व संप्रदाय। मनोविश्लेषणवाद एक ऐसा समुदाय है जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय में न होकर नैदानिक परिश्रम में होती है। ठीक है। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अचेतन मन। अचेतन मन होता है अचेतन वास्तव में व्यक्ति की अतृप्त या दमित इच्छाओं भावनाओं का पुंज होता है तथा यह सदैव क्रियाशील रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति का व्यवहार अनजाने में इन दमित या अतृप्त इच्छाओं से प्रभावित रहता है। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कलकत्ता में स्थापित हुई। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हम अपना चैप्टर 2 समाप्त करते हैं। आगे मैं और अच्छे टॉपिक लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।